हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस में। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का प्रथम प्रश्न पत्र कक्षा 1 से 5 तक बाल विकास एवं शिक्षण विधि का जो पेपर हुआ था, आज हम उस पेपर को हल करने वाले हैं। चलते हैं एक एक क्वेश्चन की तरफ और डिटेल में भी उसके बारे में पढ़ते चलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके सामने है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पहले क्वेश्चन को ही पढ़ने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। कह रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन ए सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बी.एफ. स्किनर, ऑप्शन सी सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, ऑप्शन डी सीखने का समग्र सिद्धांत हॉल। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा क्रम सही नहीं। तो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत हम जानते ही हैं, थॉर्नडाइक का है। फिर सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत अगर आपने पढ़ रखा तो आपको पता होगा, स्किनर का है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत ये भी पावलोव का ही है। फिर सीखने का समग्र सिद्धांत हॉल। ये जो ऑप्शन है इसमें गड़बड़ है, ये सही नहीं है। सीखने का समग्र सिद्धांत नहीं बल्कि सीखने का प्रबलन का सिद्धांत है हॉल का। देखिए नीचे डिटेल में दिया भी हुआ है। क्लार्क एल हॉल सीखने के समग्र सिद्धांत से संबंधित ना होकर सीखने के प्रबलन सिद्धांत से संबंधित हैं। शेष अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं और ये जो है ये गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? कहने का मतलब है सृजन शास्त्र के पिता कौन हैं, या फिर पूछ सकता है सृजन शास्त्र का जनक कौन है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी गाल्टन, ऑप्शन सी रॉस, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो क्रो एंड क्रो ये तो हो नहीं सकता, गाल्टन फिर रॉस है फिर वुडवर्थ है। तो गाल्टन ऑप्शन बी इसमें ये है राइट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ उत्तर में दिया हुआ है। लिखा गया है सृजन शास्त्र का पिता फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों, अगर क्वेश्चन में पूछता है सृजन शास्त्र के पिता या सृजन शास्त्र के जनक, तो फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। और 1983 में इन्होंने सृजननिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, 1983 में सृजननिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किया। सृजन शास्त्र में मानव के आनुवांशिक गुणों में सुधार संबंधी अध्ययन किया जाता है। सृजन शास्त्र ऐसा शास्त्र है जिसमें मानव के जो आनुवांशिक गुण होते हैं, जो माता पिता से बच्चों में आ जाते हैं, उन गुणों में सुधार संबंधी अध्ययन के लिए सृजन शास्त्र में बताया गया है। सृजन शास्त्र का पिता अगर पूछे, सृजन शास्त्र का जनक पूछे, तो फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो क्रेस्मर हैं, युंग हैं, कैनन हैं और स्प्रेंजर हैं। उत्तर आपके सामने है, लगा भी हुआ है और सही भी यही है, कैनन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डिटेल में क्या लिखा हुआ है? व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा अलग अलग वैज्ञानिकों ने विभिन्न मतों के आधार पर किया है। जहां कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है, वहीं क्रेस्मर ने शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। ठीक है, फिर इसमें दिक्कत क्या थी कि ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा डाउटफुल था, तो इसको जो है गवर्नमेंट ने इसमें स्टार दे दिया था, स्टार लगा दिया था। ठीक, तो
फिलहाल इसमें कैनन इज़ द राइट आंसर, 100.10% एकदम सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है ऑप्शन ए कोल एंड ब्रुस का, बी ड्रेवहल का, ऑप्शन डी डीहान का, ऑप्शन सी, फिर ऑप्शन डी है क्रो एंड क्रो का। तो उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्रो एंड क्रो। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विद्रोह की भावना एवं प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो बाल्यावस्था है नहीं, शैशवावस्था है नहीं, पूर्व किशोरावस्था इज द राइट आंसर। मध्य किशोरावस्था ये भी नहीं है, पूर्व किशोरावस्था ये एकदम सही आंसर है। इसके डिटेल के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। प्रायः 10 से 14 वर्ष के मध्य की उम्र पूर्व किशोरावस्था के रूप में निर्धारित की गई है। ऑप्शन इसमें से भी बनाता है कि पूर्व किशोरावस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के मध्य होती है। तो 10 से 14 वर्ष के मध्य की उम्र जो होती है वो पूर्व किशोरावस्था के रूप में निर्धारित की जाती है। इस उम्र के बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक संरचना में तीव्र परिवर्तन होता है। ठीक है, इस उम्र के बच्चों में स्वयं की पहचान की भावना विकसित होती है। ठीक, इसी कारण पूर्व किशोरावस्था में बच्चों में विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाई जाती है? तो किशोरावस्था में। और किशोरावस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक है? तो 10 से 14 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो पूर्व किशोरावस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। ऑप्शन ए सीखने का वक्र, ऑप्शन बी सीखने का पठार, ऑप्शन सी स्मृति, ऑप्शन डी अवधान। ऑप्शन बी इसमें ये राइट आंसर है, ऑप्शन बी सही है। डिटेल में क्या है? सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है सीखने का पठार कहलाती है। ठीक है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ना हो। तो इसका मतलब है कि कोई बच्चा सीख रहा है सीखते सीखते वो बीच में रुक गया और सीखने के 2-3 साल 4 साल का गैप करके फिर पढ़ाई कर रहा है, तो फिर से सीखने का प्रयास कर रहा है, तो उस चीज़ को हम सीखने का पठार कहते हैं। जो बीच में गैप हो जाता है या बीच में जो पढ़ाई छूट जाती है तो उसे हम सीखने का पठार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है। ऑप्शन ए मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, ऑप्शन बी वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, ऑप्शन सी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, तो और ऑप्शन डी वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MA बटे CA गुणे 100। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी गेस्टाल्टवादी, मतलब गेस्टाल्टवादी विचारक थे। तो कोहलर है नहीं, पावलोव भी नहीं है, गेस्टाल्टवादी भी नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, थॉर्नडाइक। भूल एवं प्रयास एवं भूल का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया। नीचे लिखा है देखिए, प्रयास व भूल सीखने की एक मौलिक विधि है। इस विधि के अंतर्गत समस्या समाधान के लिए विविध प्रयास किए जाते हैं। इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं।
ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मनुष्य के समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, अर्थात मनुष्य के संयुक्त कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, और ज़बरदस्त तैयारी के साथ अब की बार टीटी में उतरना है और हर हाल में टेट क्वालिफाई करना है, क्योंकि भर्ती आने वाली है। बिल्कुल जस्ट यूपीटीटी होने के बाद तुरंत सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। तो आप लोग प्रयास करिए कि अब की बार जो है टेट क्वालिफाई हर हाल में कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और जिससे कि आपको जो है इस भर्ती में बैठने का चांस मिले, मौका मिले और आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? ऑप्शन ए हॉल ने, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन सी हेगार्टी ने, ऑप्शन डी स्किनर ने। इसमें ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन BF स्किनर ने किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें दंड अथवा पुरस्कार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन बी विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यक्तित्व का सिद्धांत, ऑप्शन डी अधिगम का सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। उन्होंने गेसाल्ट सिद्धांत यही है, गेसाल्ट थियरी के निर्माण में योगदान दिया है। कोहलर के सीखने का सिद्धांत अंतर्दृष्टि शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी वर्नन, ऑप्शन डी स्किनर। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कैटल बुद्धि के तरल एवं क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक थे। फिर से देख लीजिए इसमें डिटेल में, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन रेमंड कैटल ने किया। तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन किसका? बुद्धि का। बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन रेमंड कैटल ने किया। आगे कैटल के शिष्य जॉन एल हॉर्न ने इसे विकसित किया। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान में तरल बुद्धि से तात्पर्य ऐसी समस्याओं के समाधान करने की क्षमता से है जिनके बारे में पहले से कोई ज्ञान ना हो। ठीक है मेरे दोस्तों, जबकि क्रिस्टलीय बुद्धि कौशल, ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने की क्षमता है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए समझ, ऑप्शन बी अनुप्रयोग, ऑप्शन सी सृजनात्मकता, ऑप्शन डी समस्या समाधान। तो इसमें ऑप्शन सी एकदम सही है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान शिक्षण की एक तकनीकी है। शिक्षण की इस तकनीकी के द्वारा व्यक्तियों की सृजनात्मकता में सुधार किया जाता है। इस तकनीकी में किसी समूह में समस्या समाधान के लिए समूह का प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन बी संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी आध्यात्मिक बुद्धि, ऑप्शन डी सामान्य बुद्धि। तो गोलमैन संबंधित हैं संवेगात्मक बुद्धि से। ऑप्शन बी एकदम सही है। डैनियल गोलमैन का संबंध संवेगात्मक बुद्धि से है। संवेगात्मक बुद्धि व्यक्तियों की अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचान करने की क्षमता है। इसके द्वारा व्यक्ति भावनात्मक जानकारी का उपयोग सोच और व्यवहार के मार्गदर्शन के लिए करता है तथा वातावरण के अनुकूल होने के लिए भावनाओं को समायोजित करता है। वर्तमान समय में संवेगात्मक बुद्धि किसी व्यक्ति के ज्ञान,
कौशल एवं योग्यता की महत्वपूर्ण सूचक बन गई है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो ऑप्शन ए अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ऑप्शन सी ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ऑप्शन डी सामान्यीकरण का सिद्धांत। इसमें ऑप्शन सी एकदम सही आंसर है, ड्राइव रिएक्शन सिद्धांत। ड्राइव रिएक्शन सिद्धांत क्या है? ड्राइव रिएक्शन प्रेरणा संबंधी सिद्धांत है, जबकि अन्य तीनों सिद्धांत यह बताते हैं कि सीखने के दौरान ज्ञान कैसे ग्रहण, संसाधित और कायम रखा जाता है। जबकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है वो प्रेरणा से संबंधित सिद्धांत है। ठीक है, मोटिवेशन जो स्किल होती हैं उनको जो है बढ़ाने के लिए ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। मोटिवेशन स्किल के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बोध, ऑप्शन सी अनुप्रयोग, ऑप्शन डी विश्लेषण। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है। इसमें ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है। लिखा क्या है? ब्लूम के वर्गीकरण ने सीखने के 3 क्षेत्रों की पहचान की है। पहला है संज्ञानात्मक, फिर दूसरा भावनात्मक क्षेत्र और मनोप्रेरणा क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अधिगम स्तर हैं ज्ञान, अवधान, अनुप्रयोग, विश्लेषण, चिंतन, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। ठीक है, अगला प्रश्न, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा? ऑप्शन ए क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऑप्शन बी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, ऑप्शन सी द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, ऑप्शन डी कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो हम देखते हैं कि जो एक बच्चा है जो साइकिल चलाना जानता है और अब जो है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो बहुत लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का जो है ये ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब एक चीज़ हम सीख चुके हैं और उससे आगे बढ़ कर के कुछ करते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, तो उसे हम ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये एक प्रकार का मतलब कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत है। जैसे कि कोई बच्चा साइकिल चलाना जानता है पहले से ही और अब साइकिल चलाना सीख रहा है। ठीक है, तो ये